अगर आपने 5 साल पहले 1 लाख रुपए गोल्ड में इन्वेस्ट किए होते तो उसकी आज वैल्यू होती 2.16 लाख। यस, दैट इज राइट। गोल्ड ने पिछले 5 साल में 116% का रिटर्न दिया है। इनफैक्ट अगर 2025 के सिर्फ पहले 6 महीने की बात करें तो गोल्ड लगभग 23.7% का रिटर्न दे चुका है। अब ये रिटर्न्स देखिए, लॉट ऑफ पीपल माइट बी इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। और अगर हम देखें कि मार्केट में गोल्ड एसेट क्लास में लोग कितना एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बस एक सिंपल डेटा देखिए। सिर्फ गोल्ड ईटीएफ में इन फाइनेंशियल ईयर 23-24 में अबाउट 5200 करोड़ का इन्फ्लो आया था, लेकिन इन FY 24-25 में इन्फ्लोज 183% बढ़कर अबाउट 14,850 करोड़ तक पहुंच गए। अंटिल नाउ सॉवरन गोल्ड बॉन्ड सबसे बेस्ट ऑप्शन था गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन अगर न्यूज रिपोर्ट्स की माने तो अब गवर्नमेंट सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स के नए इश्यूज नहीं लेके आ रही है। और अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो दो बेस्ट ऑप्शंस हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी कि ETFs और गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। अब दोनों ही ऑप्शंस पेपरलेस और कन्वीनियंट है, लेकिन इनके बीच कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जिसके बारे में जानना जरूरी है ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकें। हेलो एंड वेलकम टू ET मनीज हिंदी चैनल। आज की वीडियो में हम गोल्ड म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड ETFs को डिटेल में समझने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे काम करते हैं, इनका कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, इनके रिटर्न्स में कितना डिफरेंस होता है और टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होता है। हम सब कुछ डिटेल में कवर करेंगे विद रियल डेटा और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड्स की। गोल्ड फंड्स बेसिकली म्यूचुअल फंड्स ही होते हैं और ये आपके पैसे को गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, प्राइमरी थ्रू गोल्ड ETFs। साथ ही थोड़ा पोर्शन कैश या शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी एलोकेट किया जाता है ताकि लिक्विडिटी मैनेज की जा सके। अब इंडिया में मोस्टली गोल्ड फंड्स फंड ऑफ फंड स्ट्रक्चर में काम करते हैं, मतलब ये डायरेक्टली गोल्ड नहीं खरीदते बल्कि एक गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करते हैं जो फिजिकल गोल्ड के प्राइसेस को ट्रैक करता है। नाउ इसमें डीमैट की जरूरत नहीं होती और आप इजीली SIP या लमसम के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना स्टोरेज, प्योरिटी या मेकिंग चार्जेस के टेंशन के। ये एक सिंपल, पेपरलेस और कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, स्पेशली उन लोगों के लिए जो फिजिकल गोल्ड खरीदने से बचना चाहते हैं। अब गोल्ड म्यूचुअल फंड्स के बाद बात करते हैं गोल्ड ETFs की। गोल्ड ETF यानी गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है, बिल्कुल एक स्टॉक की तरह। ये फंड्स फिजिकल गोल्ड के प्राइस को क्लोजली ट्रैक करते हैं ताकि आपको उसी के बराबर के रिटर्न मिले। जब आप गोल्ड ETF यूनिट्स खरीदते हैं तो आप टेक्निकली गोल्ड की डिजिटल ओनरशिप लेते हो। ये ETFs NSE और BSE पर लिस्टेड होते हैं और आप इन्हें ट्रेडिंग आवर्स के दौरान रियल टाइम प्राइस पर बाय या सेल कर सकते हैं। अब बाय सेल करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट और ब्रोकर की जरूरत होती है, लेकिन पूरा प्रोसेस ऑनलाइन और स्मूथ होता है। नाउ जब आप गोल्ड ETF बेचते हैं तो आपको फिजिकल गोल्ड नहीं मिलता बल्कि उसका कैश इक्विवेलेंट अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो ओवरऑल गोल्ड ETFs भी एक सिंपल और कॉस्ट एफिशिएंट वे है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का विदाउट द हैसल्स ऑफ स्टोरिंग इट। ऑलराइट, अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में जहां हम इन दोनों के रिटर्न्स को एनालाइज करेंगे। इसके लिए हम दोनों ऑप्शंस के ट्रेलिंग रिटर्न्स कंपेयर करते हैं फॉर 3, 5 और 7 ईयर्स। ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी द 3-year रिटर्न परफॉर्मेंस ऑफ बोथ दीज ऑप्शंस। अब 3-year परफॉर्मेंस में गोल्ड म्यूचुअल फंड थोड़ा बेटर दिख रहे हैं, लेकिन डिफरेंस काफी माइनर है। लेकिन जैसे हम थोड़ा लॉन्ग होराइजन 5 या 7 ईयर्स पर देखते हैं, वहां गोल्ड ETFs ने मार्जिनली बेटर परफॉर्मेंस दिखाया है। अब इसका एक मेन रीजन हो सकता है कि गोल्ड म्यूचुअल फंड्स के एक्सपेंस थोड़े ज्यादा होते हैं क्योंकि ये फंड ऑफ फंड स्ट्रक्चर में काम करते हैं, यानी आपका पैसा फिजिकल गोल्ड में नहीं जाता बल्कि एक फंड मैनेजर के थ्रू गोल्ड ETF में इन्वेस्ट होता है और इस प्रोसेस में डबल लेयर चार्जेस लगते हैं। एक तरफ आप म्यूचुअल फंड की मैनेजमेंट फीस दे रहे होते हैं, दूसरी तरफ गोल्ड ETF का अपना एक्सपेंस रेशियो भी लगता है, यानी आप इनडायरेक्टली डबल लेयर्ड एक्सपेंस बेयर करते हो। लेकिन फिर भी रीसेंट शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस में जैसे हमने देखा कि गोल्ड म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स थोड़े बेटर दिख रहे हैं। इसका एक रीजन ये भी है कि जब डिमांड ज्यादा बढ़ती है, ETF मार्केट में प्राइस कभी कभी अपने INAV से प्रीमियम पर ट्रेड करता है। रिटेल इन्वेस्टर जब ETF खरीदते हैं तो वो उस प्रीमियम प्राइस पर बाय करते हैं, जबकि AMC अपने गोल्ड म्यूचुअल फंड के लिए
ETF यूनिट्स बल्क इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर के थ्रू जनरली INF के आसपास खरीद लेते हैं। इस वजह से वो प्रीमियम कॉस्ट से बच जाते हैं और इसी INF के कॉन्सेप्ट को हम आगे वीडियो में डिटेल में समझाएंगे ताकि ये प्रीमियम और डिस्काउंट का मैकेनिज्म आपको फुली क्लियर हो सके। अब ये स्मॉल एंट्री प्राइस एडवांटेज शॉर्ट टर्म रिटर्न्स में थोड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है, जो हम 3 ईयर डेटा में देख रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट पीरियड लॉन्ग होता जाता है, 5 ईयर्स या 7 ईयर होराइजन पे, तो यहाँ डबल लेयर्ड एक्सपेंस ग्रेजुअली रिटर्न्स पर इम्पैक्ट दिखने लगता है और इसी वजह से लॉन्ग टर्म में ETF का रिटर्न हमें मार्जिनली बेटर दिख रहा है। ऑल्दो ये डिफरेंस लॉन्ग टर्म में काफी छोटा है, लेकिन अगर आप एक बड़ा कॉर्पस बिल्ड कर रहे हैं तो एक छोटा सा कॉस्ट डिफरेंस भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब जैसे हमने रिटर्न्स के पार्ट को डिटेल में समझा, अगले सेगमेंट में बात करते हैं कि दोनों ऑप्शंस में एक्चुअल कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड्स की। जैसे कि हमने अभी पहले डिस्कस किया, इनमें आपका पैसा डायरेक्टली फिजिकल गोल्ड में नहीं बल्कि गोल्ड ETF के थ्रू इन्वेस्ट होता है, इसलिए इनका टोटल एक्सपेंस रेशियो टिपिकली 0.9 से 1.15% के रेंज में होता है, जो फंड के टाइप और प्लान पर डिपेंड करता है। इसके अलावा कोई भी कॉस्ट नहीं लगती, ना ब्रोकरेज लगती है, ना डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। आप आसानी से SIP लमसम कर सकते हैं थ्रू दी ET मनी ऐप। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्सपेंसेस डेली NAV में ऑटो एडजस्ट हो जाते हैं, यानी आपके अकाउंट से अलग से कुछ भी डिडक्ट नहीं होता। तो जब भी आप अपने फंड का परफॉर्मेंस देखते हैं, वो ऑलरेडी नेट ऑफ एक्सपेंसेस होता है, यानी कॉस्ट एडजस्ट होने के बाद का रिटर्न। सो मान लीजिए आप 1 लाख गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और टोटल एक्सपेंस 1% है, तो इसका सीधा मतलब है कि हर साल 1000 रुपये आपके NF से डिडक्ट हो जाएंगे डेली बेसिस पर थोड़ा थोड़ा करके। अब बात करते हैं गोल्ड ETFs की। तो ETF का एक्सपेंस रेशियो जनरली 0.32% से 0.80% के बीच होता है, लेकिन बात यहां तक लिमिटेड नहीं है। इसके अलावा भी काफी इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये वही चार्जेस हैं जो लोग अक्सर मिस कर देते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, गोल्ड ETF स्टॉक की तरह स्टॉक एक्सचेंज पर बाय सेल किए जाते हैं और इस वजह से जब भी आप ETF खरीदते या बेचते हैं, आपको ब्रोकरेज देना पड़ता है। अगर आपका ब्रोकर ब्रोकरेज 0 भी रखता है, तभी आपको कुछ मैंडेटरी चार्जेस देने पड़ते हैं और ये चार्जेस एक बार बाय और सेल करते वक्त लगते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मान लीजिए आप SBI गोल्ड ETF एट 83.87 के रेट पर 100 यूनिट्स खरीद रहे हैं, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 8387। ब्रोकरेज 0 है, लेकिन फिर भी आपको अप्रॉक्सीमेटली 9 रुपये के चार्जेस लगेंगे। तो गोल्ड ETF का एक्सपेंस रेशियो भले ही कम हो, लेकिन ये वन टाइम ट्रांजैक्शन चार्जेस भी कॉस्ट का पार्ट होते हैं और अगर ब्रोकर ब्रोकरेज भी लगाता है तो टोटल कॉस्ट और बढ़ जाती है। इसलिए इन्वेस्टमेंट से पहले ये कॉस्ट को समझना भी जरूरी है। अब ब्रोकरेज के बाद बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट कॉस्ट की, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले भी मेंशन किया था, लेकिन अक्सर इन्वेस्टर्स इसे मिस कर देते हैं। यहां आपको गोल्ड के एक्चुअल प्राइस के मुकाबले थोड़ा ज्यादा पे करना पड़ सकता है। हम बात कर रहे हैं INAV की। अब ये थोड़ा टेक्निकल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। INAV का मतलब होता है इंडिकेटिव नेट एसेट वैल्यू, यानी INAV बताता है कि ETF का एक यूनिट के पीछे कितने रुपीस का गोल्ड होना चाहिए एक्चुअल गोल्ड प्राइसेस के बेसिस पर। सिंपल वर्ड्स में सोच लीजिए, INAV एक तरह का रियल टाइम MRP है जो आपको बताता है कि एक ETF यूनिट की एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए गोल्ड के प्राइस के अकॉर्डिंग। लेकिन जब आप ETF खरीदने जाते हैं तो आप INAV पे नहीं बल्कि आस्क प्राइस पर बाय करते हैं, जो कि अक्सर INAV से थोड़ा ज्यादा हो सकता है। इस डिफरेंस को कहते हैं INAV प्रीमियम। लेकिन मार्केट में जब गोल्ड की डिमांड ज्यादा होती है या सप्लाई साइड में डिसरप्शन होता है, तो ये प्रीमियम और भी ज्यादा बढ़ सकता है। जैसे कि अगर हम LIC म्यूचुअल फंड गोल्ड ETF की बात करें तो स्क्रीन पर देख सकते हैं, LIC म्यूचुअल फंड गोल्ड ETF का INAV 8630 है, लेकिन इसका आस्क प्राइस 8970 के आसपास चल रहा है, यानी आपको लगभग 4% का प्रीमियम पे करना पड़ रहा है सिर्फ ETF यूनिट्स खरीदने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि प्रीमियम्स पहले नहीं देखे गए हैं। इन सम ओकेजन्स दिस लेवल ऑफ प्रीमियम हैज बीन सीन इन ETFs। यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन। जो अब लॉकडाउन लगा था और फिजिकल गोल्ड का सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया था, तो गोल्ड ETFs में सप्लाई डिमांड मिसमैच की वजह से काफी बड़े प्रीमियम्स देखने को मिले थे। सो अगर आप गोल्ड ETFs में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप कितने प्रीमियम पर ETF यूनिट बाय कर रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी आपके लिए कॉस्ट बन सकता है।
लेकिन हर बार INAV और आज प्राइस का डिफरेंस आपके लिए नेगेटिव हो ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी ETF NAV से सस्ता मिल जाए, जिसे कहते हैं INAV डिस्काउंट, और वहां पे आपको एंट्री पे बेनिफिट मिल जाता है। अब जब हमने एंट्री कॉस्ट समझ लिया, चलिए देखते हैं कि गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड दोनों ऑप्शंस पर टैक्सेशन कैसे लगता है। पहले गोल्ड म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड ETFs के रूल्स ऑलमोस्ट सेम थे, लेकिन अब नए टैक्स लॉस के बाद थोड़ा डिफरेंस आ गया है। इसलिए अब समझना जरूरी है कि विड्रॉल के टाइम पर इन दोनों प्रोडक्ट्स पर टैक्स कैसे लगेगा। पहले बात करते हैं गोल्ड ETF की। अगर आप ETF को 12 महीने से ज़्यादा होल्ड करते हैं तो आपके कैपिटल गेन्स पर 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा बिना इंडेक्सेशन के। लेकिन अगर आप 12 महीने से पहले ETF बेच देते हैं तो आपके गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स माने जाएंगे, जो आपके इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स होगा। मान लीजिए आपने 50,000 इन्वेस्ट किए और सेल वैल्यू 90,000 थी, तो टोटल गेन 40,000 है, जिसमें अगर आप 12 महीने से ज़्यादा होल्ड करते हैं तो 12.5% के रेट से 5,000 का टैक्स लगेगा। अब बात करते हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड्स की। यहाँ LTCG का होल्डिंग पीरियड 24 मंथ्स है, यानी अगर आप 24 महीने से ज़्यादा होल्ड करते हैं तो गेन्स पर 12.5% LTCG टैक्स लगेगा बिना इंडेक्सेशन बेनिफिट के। अगर आप 24 मंथ्स के अंदर ही विड्रॉ करते हैं तो गेन्स पर STCG एज पर टैक्स स्लैब रेट लगेगा। तो ओवरऑल दोनों ही केसेस में अब इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता जो पहले मिलता था। यानी शॉर्ट टर्म में अगर आप रिडीम करते हो तो टैक्स बर्डन ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखें और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो टैक्स रेट मैनेजेबल हो जाता है। नाउ विच वन इज बेटर फॉर यू? तो अब तक हमने डिटेल में समझा कि गोल्ड म्यूचुअल फंड और गोल्ड ETF के बीच क्या डिफरेंस है, उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसे काम करता है और इन दोनों पर टैक्सेशन का इंपैक्ट क्या होता है। अब बात करते हैं कि विच वन शुड यू चूज। अब दोनों के अपने बेनिफिट्स हैं और डिसीजन आपके इन्वेस्टिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है। अगर आप INAV ट्रैक कर सकते हैं, मार्केट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और आपके पास डीमैट अकाउंट है तो गोल्ड ETF से कॉस्ट इफेक्टिव और स्मार्ट ऑप्शन हो सकता है, स्पेशली अगर आप मार्केट मूवमेंट को यूज करते हैं। लेकिन अगर आप कन्वीनियंस प्रेफर करते हैं, आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या आप SIP के थ्रू रेगुलर इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो गोल्ड म्यूचुअल फंड आपके लिए ज़्यादा बेटर और हैसल फ्री ऑप्शन है। और इसी के साथ हम वीडियो के एंड पे आते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे जरूर शेयर करें। विल बी बैक सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.